हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चा, जैसे कि आपको इस चैनल पे टर्म 2 क्लास 12 मैथ्स का जो पूरा सिलेबस आपको दिया जा रहा है, तो आप बच्चों शुरू से सारे लेक्चर देखिए, अपनी क्लास 12 मैथ का पूरा कंटेंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, हमने आपको इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया था, जो आपकी टर्म 2 आपका स्टार्ट ही वहीं से होता है, यानी कि चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया था, 8 फिनिश किया, 9 भी फिनिश कर दिया, यानी कि इंटीग्रल का पूरा पार्ट हम लोगों ने कर लिया। इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 8 आपका क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कर लिया, चैप्टर 9 क्या डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया। अभी जो हम लोग करंट में चला रहे बच्चों, वो चैप्टर नंबर आपका 10 है, उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। इसका हमने पहला पार्ट आपको प्रीवियसली दे रखा है, आपने वो देखा होगा, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी, वेक्टर का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट रखा, और वो कॉन्सेप्ट रखा जो कि एक्चुअली जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, कैसे वेक्टर बनता है, क्या वेक्टर होता है एक्चुअली। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, आपको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बताया। हमने आपको ये भी बताया कि लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ टाइप्स आपको बताए गए थे, जिसमें मैंने कोलिनियर बताया, आपको पैरेलल बताया, लाइक अनलाइक वेक्टर्स बताए, इक्वल वेक्टर भी हो गया था। इस तरह से वेक्टर बताया, जीरो वेक्टर बताया, यूनिट वेक्टर बताया। बट अभी वेक्टर बताए हैं, अभी उनके लिखने का भी ढंग और भी इस तरह से जानना है हमें। तो वो सारी बातें बच्ची हो चुकी हैं। तो आपसे बस यही कहते हैं कि अगर आप इस पार्ट 2 पे डायरेक्ट आ गए हो तो पार्ट 2 पे मत आइएगा। अगर आपने वेक्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो बच्चे पार्ट 1 से ही आप आइएगा, वो बड़ा सा सेशन एक है, अप्रॉक्स 1 आवर का हमने वहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको दिया है, तो आपको वहीं से देखना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे जो वहाँ से आगे बढ़ रहे होंगे, तो वो उससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब पहले की चीज़ें आपको आनी चाहिए। और आज हो सका तो क्वेश्चंस भी हम लोग उठा रहे होंगे, तो वो आपके एग्जाम्पल्स 10.2 के ही होंगे, ठीक है। 10.2 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हो जाएंगे, और उससे रिलेटेड अगर आगे बढ़ पाए तो एक्सरसाइज भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलें बच्चे, शुरू करें फिर आज का सेशन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर में वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में वहाँ से फिनिश किया हुआ था, ठीक है। तो 7, 8, 9 आपके चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हैं, आप बस बने रहिए साथ हमारे, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुछ चलो थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। वेक्टर हमने क्या बताया था, वेक्टर वो चीज़ होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ रही तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यानी कि हमें वेक्टर को लिखने के लिए मैंने आपको शॉर्ट में लिखा था, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और बच्चे क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों हमने किसी को रिप्रेजेंट करने में यूज किया है, इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर है। ये बातें हमने कर ली थी, बट आज थोड़ा सा और देखते हैं। हमने ये भी बताया था कोई ऐसे लाइन ऑफ सपोर्ट बच्चे होता है, इसी के पैरेलल आप कोई ऐसे लाइन सेगमेंट आप रिप्रेजेंट कर देते हो, उस लाइन सेगमेंट की आपने ऐसे डायरेक्शन यानी दे दी। बच्ची लाइन तो डायरेक्टेड लाइन है ना, हमने वहीं से लाइन सेगमेंट लिया, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट लिया। लाइन आपकी इनफाइनाइट लेंथ की होती है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग बता ही नहीं सकते कितना बड़ा हमें लेना है, तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड फिक्स किया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं इसको ए वेक्टर लिख रहा हूँ, तो ये क्या है बच्चे, एक वेक्टर ए हो गया जो कि ऊपर की ओर डायरेक्टेड है। मैंने आपको ये भी बताया था, इसी को मैं अगर ऐसे बना दूं उतनी ही लेंथ का, अगर मैं इस तरह से बना रहा हूं, तो आपने क्या किया, उस वेक्टर को उल्टा बना दिया है। इसे मैंने कहा था नेगेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, नेगेशन ऑफ ए वेक्टर या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, जिस तरह से आपको बताया गया है। नहीं तो आप इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलते हो। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऑफ ए वेक्टर ए, वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर हमने यहाँ पे बनाया है। इसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना, विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। जो वेक्टर ए की एक्चुअल डायरेक्शन से कैसा है, अपोजिट है, ठीक है ना। वेक्टर ए आपका ऊपर को जा रहा, तो ये उसकी उल्टी डायरेक्शन में हो गया। तो ये बातें हमने कर ली। जीरो वेक्टर क्या था, जीरो वेक्टर वो था जिसके फाइनल और इनिशियल पॉइंट आपके सेम पॉइंट हो जाते रहते ना, तो आप उस केस में क्या कह रहे थे, वो जीरो वेक्टर है, यानी कि उसमें लेंथ पूरी खत्म हो जा रही थी। तो ऐसा वेक्टर जीरो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो। यूनिट वेक्टर मैंने क्या बताया था, आप किसी वेक्टर को लेते हो, उसका मैग्नीट्यूड पता कर लेते हो, फिर उससे डिवाइड कर देते हो। तो मैंने कहा था अगर ए बी कोई ऐसे वेक्टर लिख रहा हो, तो अगर उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप क्या करो, उसी वेक्टर ए बी को लिखने के लिए ढंग मैंने बताया था, इस पर क्या लगाते थे, ए कैप लगा देते हैं। तो इसको कैसे फिर लिखते हैं, वेक्टर ए बी को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में उस वेक्टर को लिखा जाता है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी में जो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया हमारा, कैप से रिप्रेजेंट किया तो क्या बना बच्चे,
ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अगर कहीं यूनिट वेक्टर है तो उसको ए कैप लिखा जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर ए कहीं रहा होगा, फिर उसको हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है, तो आपका क्या बन गया, वो वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर आपका चेंज हो गया किसमें, उसी के यूनिट वेक्टर में। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है, 1 यूनिट लेंथ का होना चाहिए, और डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। तो कुछ इस तरह से बातें करी। आपको ये बताया कोलिनियर वेक्टर कैसे होते हैं, ऐसे पैरेलल वेक्टर, है ना, यानी पैरेलल वेक्टर भी हो सकते हैं जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट सेम रहने वाला हो। तो अगर मैं कहूँ कि वेक्टर ए यहाँ पे बना है और माइनस वेक्टर ए बना है, ये दोनों कैसे हैं, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट इसके द्वारा बने हैं ना, पैरेलल हैं, तो ऐसे वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। मैं एक और वेक्टर यहाँ पे अगर बना दूँ ऐसे, सपोज करो इसका नाम बदल के थोड़ी देर के लिए रख लेता हूँ बी, ऐसे एक और वेक्टर मैं यहाँ पे ऐसे बना लूँ सी वेक्टर। फिर मैंने कहा था लाइक वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं ऐसे पैरेलल वेक्टर, है ना, लाइन ऑफ सपोर्ट फिर सेम हो गया कि नहीं। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, पैरेलल तो होंगे ही, तो वो दोनों लाइक हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर सी कैसे हैं, लाइक वेक्टर्स हैं। वेक्टर बी और सी कैसे हैं, अनलाइक हैं, या बी और ए कैसे हैं, अनलाइक हैं, है ना। जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है वो अनलाइक वेक्टर्स होते हैं, पैरेलल तो हैं ही, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हमें सीखना है किसी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, और उसको कंपोनेंट के टर्म्स में कैसे सीखते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों हमने आपका ये 3D बना दिया। मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चे, और ये जेड एक्सिस है, ये रहा हमारा ओरिजिन। तो मैंने आपको कहा था वेक्टर बच्चे लिखते कैसे हैं, फिर से लास्ट में वेक्टर होता है आपका, उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए और डायरेक्शन पता चल जाए, है ना। तो मैग्नीट्यूड कितना आपको बनाना है, किस डायरेक्शन बनाना है वो पता चल जाए, तो डायरेक्शन में मल्टीप्लाई किसका कर दो, उसके मैग्नीट्यूड का। डायरेक्शन कैसे होती, मैंने आपको ये भी बताया था, किसी वेक्टर की अगर डायरेक्शन पता करनी है तो उसका यूनिट वेक्टर आप पता कर लो। तो किसी की डायरेक्शन पता करना मतलब क्या पता करना बच्चे, हो गया यूनिट वेक्टर पता करना। तो आप यूनिट वेक्टर पता कर लो और उसमें फिर उस मल्टीप्लाई किससे कर दो, मैग्नीट्यूड से कर दो, तो आपका क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। जो भी वेक्टर आप चाहते हो, जितनी लेंथ का चाहते हो उतने मैग्नीट्यूड से उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या निकल के आ जाता है, फाइनली वो वेक्टर निकल के आ जाता है। तो वेक्टर इस तरह से हम लोग बना रहे होंगे। तो सपोज करो कोई पॉइंट है बच्चे यहाँ पे P, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखे x, y, z। कोई पॉइंट है बेटा P जिसके मैंने कोऑर्डिनेट क्या लिखे, P x, y, z मैंने लिखा। तो आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो आप किस तरह से चल रहे हो कि सबसे पहले आप ओरिजिन से चलना स्टार्ट करोगे, एक्स एक्सिस पर चले, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने x लेंथ चली, ऐसे आप y एक्सिस पर जा रहे होगे। बच्चे 3D में है तो आपको 2D अभी तो नज़र आ रहा होगा ना। तो मैं y चला, मैं 2 को बता करके ही केवल आपको समझा देता हूँ कि ऐसे बच्चे वो देखो, अभी जैसे मैं जिस रूम में खड़ा हूँ तो ये उसकी वॉल हो गई, उधर एक वॉल, इधर एक वॉल और मेरे सामने एक वॉल। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ ये पॉइंट है। बच्चों अगर तुम्हें इस पॉइंट पर पहुँचना है तो आपको इस पॉइंट पर कैसे पहुँचोगे, आप सबसे पहले इस वॉल से ऐसे चल के आ रहे होगे, फिर आप नीचे नीचे से चले, फिर आप हाइट में भी ऊपर की ओर आ रहे होगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, पहले इधर से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे ऊपर उठा। तो 3 डायमेंशनल में चल रहा हूँ। तो आप अगर समझ पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं 2D में ही समझ लो फिलहाल के लिए कि 2D में मैंने क्या किया, जेड को मैंने हटा दिया अभी। तो अगर मैं कहूँ कि आप पहले एक्स चलोगे फिर वाई चलोगे तब जाके इस पॉइंट पर पहुँचोगे। कैसे, पहले आप इधर चले, फिर अब ये लेंथ चलनी है, ये कितनी चलनी है, जो कि इधर चलनी है। तो आप एक्स चलोगे तो आपको वेक्टर के फॉर्म में बच्चे बताना है। तो मैं इसको ज्वाइन कर दूं, एक्चुअली आपका वेक्टर तो ये रहा, एक्चुअल वेक्टर का सम कितना आने वाला, ये मैंने आपको ट्रायंगल्स लॉ बताया था कि नहीं, आपको बताया था कि आप अगर किसी रास्ते पे पहुंचना चाहते हो, मैं इसको कंप्लीट ट्रायंगल ही पहले बना दूं। मैंने आपसे कहा आप इधर चलते हो, इसको बोल दो ए पॉइंट, इसको बोल दो बी, तो लिखा है ये कोई इशू नहीं है, आप ये बोल दो बी। मैंने कहा आप ओ ए चलते हो, फिर ए से आपको कहाँ पहुँचना था, पी तक पहुँचना था, आप इस रास्ते से जा रहे हो। आप ऐसे जाओ या फिर कैसे चले जाओ, सीधे चले जाओ ना, ओ से पी, है ना। तो आप ओ पी पहुँचने के लिए आप क्या करते हो, आप जा रहे हो ओ ए और प्लस कहाँ जा रहे हो, फिर ए से बी जा रहे हो। बस आपको ये देखना है, ओ ए जा रहे हो और ओ बी जा रहे हो, है ना। अच्छा, तो वेक्टर है, मैंने तो आपको मैग्नीट्यूड बताया है। तो बच्चे ओ ए वेक्टर को आप कैसे लिख रहे होगे, वेक्टर ओ ए को अगर लिखना है तो आप पहले मैग्नीट्यूड लिख लो, एक्स लिख लिया,
अब ओ ए की डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस है एक्चुअली उसी डायरेक्शन में तो आप चले हो, तो उसी डायरेक्शन में आपको उसकी एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मतलब इस डायरेक्शन में आप गए हो तो डायरेक्शन वेक्टर भी तो आपको बताना पड़ेगा। और डायरेक्शन कैसे पता चलती है बच्चे? उसी डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक कन्वेंशन है बच्चे, ये हम नहीं कह रहे, पहले से चला आ रहा, तो हमें भी उसे फॉलो करना है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर हमें कोई यूनिट वेक्टर लेना है तो वो आई कैप लिया गया। तो बच्चे आई कैप हमने यहाँ पे लिया। कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, यानी डायरेक्शन मिल गई एक्स एक्सिस में चलने की। तो बच्चे अगर ओ ए वेक्टर आप चल रहे हो तो ओ ए आपका हो गया मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन कितनी है? आई कैप। तो आपका फाइनली कितना आपको चलना पड़ेगा? ओ ए वेक्टर मतलब चले तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? एक्स आई कैप आ गई। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ ए पी वेक्टर आपको चलना है बच्चे, ए पी चलना है, तो आपने कल सीखा था डायरेक्शन और अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप ए पी चलो, ये ऊपर की ओर जा रहा हूँ, उतनी ही लेंथ आप यहाँ देख रहे हो वाई है, तो ये भी बच्चे वाई लेंथ होगी कि नहीं? ये वाई है, ये भी वाई है। आप ओ बी चलो ऊपर की ओर, उतनी ही लेंथ, दोनों इक्वल होंगे। तो ए पी की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ओ बी के इक्वल। और ओ बी आपको पता है वाई यानी मैग्नीट्यूड हो गया वाई, और वाई की डायरेक्शन में अगर हमें चाहिए कोई यूनिट वेक्टर तो उसको हम क्या लेते हैं? जे कैप लेते हैं बच्चे। क्या लेते हैं? जे कैप। तो हमें मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करके बना लेना होगा वेक्टर ओ बी की वैल्यू। तो वेक्टर ओ बी कितना हो गया? वाई जे हो गया। कितना हो गया बच्चों? वाई जे हो गया। ऐसे ओ ए के बारे में क्या बोला? एक्स आई। और ओ बी या ए पी को क्या बोला? वाई जे बोला। तो अब हमें अगर पहुंचना था ओ पी, तो ओ पी की वैल्यू बच्चे यहाँ से क्या आ गई? वेक्टर ओ ए यानी कि ये वाला वेक्टर एक्स आई आपको जाना पड़ेगा, प्लस ए बी जाना पड़ेगा, ए बी, अच्छा मैंने पी बोला उसको, तो ए पी लिखो यहाँ पे, ठीक है, समझ गए? ये पी लिखा हुआ, बी तो नहीं है, बी तो इधर था। तो आप ए पी जा रहे होंगे, ए पी का मतलब हो गया वाई जे, क्योंकि वो ओ बी के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे? वाई जे लिख रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? आप ओ पी कैसे जा रहे हो? आप ओ से पी ऐसे जाओ, ऐसे चलो या ऐसे चलो। कोई ऐसे भी कह सकता कि सर पहले ओ बी चलो फिर आप बी पी चलो। बी पी क्या होगा? बी पी अगर इस डायरेक्शन में बच्चे आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप ऐसे अगर लिख रहे हो, सपोज करो कोई ऐसे लिखना चाहता तो देख लो कि मुझे पहले ओ पी जाने के लिए ओ बी पहले चला जाए तो ओ बी पहले चलते हैं, प्लस बी से पी भी चल लो तो आप बी से पी भी चले जाइए, चले गए, कोई इशू नहीं। ओ से बी अगर जाना है तो ओ बी वैक्टर में कैसे पता करेंगे ओ बी कैसे निकलेगा? तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता कर लो। मैग्नीट्यूड कितना? मतलब वाई चले हैं और ऊपर ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? जे। तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन कर लो तो वाई जे मिल गया आपको, प्लस बीपी है, बीपी यानी ये वाला वेक्टर इधर को जा रहा है, कितनी लेंथ का होगा? जितना ये लेंथ का है ओ ए, तो उसकी लेंथ भी एक्स हो गई कि नहीं? और डायरेक्शन वही है जो इधर की है, तो पैरेलल वेक्टर हैं और सेम डायरेक्शन है, तो ये लाइक वेक्टर हो गए, इक्वल लेंथ, मैग्नीट्यूड भी है ना, तो इक्वल वेक्टर फाइनली हम बोल देंगे इक्वल वेक्टर है। तो जो ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वही आपको बीपी भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स आई हम लिख सकते हैं उसको, तो एक्स आई आप लिख रहे होंगे। फाइनली आपको मिलेगा वही एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। अगर ओपी की बात करें टू डायमेंशनल के लिए, किसके लिए? टू डायमेंशन में, है ना, क्योंकि 3D अभी हम ऐसे आपको कैसे बता दें, है ना। अब सोचो अगर 3D में ये बच्चे जेड एक्सिस भी होता, सोच लो कि अगर ये जेड एक्सिस भी होता, मैं इधर ऐसे बना देता हूँ, जेड एक्सिस होता तो हम लोग जेड एक्सिस पर भी चलते और उसकी डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर भी ले रहे होते जो कि क्या होता है? के कैप होता है बच्चे। कौन सा होता है? के कैप होता। तो फाइनली हमारा जो ओपी बन रहा होता, हम तीनों डायमेंशन में जब चल रहे होते, तो फाइनली एक्स वाई जेड यानी 3D में क्या लिख रहे होंगे उसको हम लोग? वेक्टर ओपी हमारा हो जाता एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमारा हो जाता। इस तरह से हमने किसी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखा कंपोनेंट को यूज करते हुए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे यहां से रिमूव कर दूं, मैंने आपको कल बताया था कि अगर कहीं
आपको कोई कह दे ओपी जाना है बच्चे, ओपी, तो मैंने आपको बोला था कि ओपी क्या मतलब हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बताया था ना कि नहीं। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो इसका पी का ये पोजीशन वेक्टर ही तो बन गया ना, ओपी क्या बना, पोजीशन वेक्टर बन गया एक तरह से, है ना, क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट को लिखना उसका पोजीशन वेक्टर होता है या नहीं। तो आप जानते हो कि पोजीशन वेक्टर मैंने लिखा है, उसी को कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इस तरह से होता, एक पॉइंट P हमने लिया ये x1 y1 z1, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है Q, उसको नीचे लिखता हूँ x2 y2 एंड z2। मैंने इस तरह से P और Q दो पॉइंट लिखे हैं। अब मुझे चाहिए क्या, PQ वेक्टर चाहिए। तो मुझे बच्चे चाहिए था PQ वेक्टर, अगर मैं PQ वेक्टर निकालूं तो आप कहेंगे कि ओरिजिन, अच्छा इसे मिला ही लो पहले, इस तरह से मैंने इसे मिला दिया, ठीक है। हमें तो PQ चाहिए जो वाइट से दिख रहा है ना। तो मैं कैसे कैसे इसको चलूंगा वो सब बातें आपको बता दी गई हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट है, जैसे कि मैं कहूँ अगर मैं इसको लिखना चाहूँ O के रेस्पेक्ट में P पॉइंट को एज ए वेक्टर लिखूँ, तो आप क्या लिख रहे होंगे, OP लिख रहे होंगे। और पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 है। पिछली बार में एक्स वाई जेड था तो मैंने क्या लिखा था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा था। तो यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे आप, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से आपको अगर मैं कहूँ कि OQ को भी लिख के दे दो, तो आप OQ को क्या लिख रहे होंगे, आई प्लस y2j प्लस z2 के लिखेंगे, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे कि नहीं, है ना। जब आप ऐसे लिख लेंगे तो अब हमें चाहिए कि एक्चुअली PQ चाहिए। तो जरा सोचो PQ वेक्टर क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी PQ लिख रहे हो तो फाइनल इसका क्या है, Q है, इनिशियल क्या P है। तो आप फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखो, यानी कि Q का पोजीशन वेक्टर। तो आप क्या लिख रहे होंगे, OQ लिख रहे होंगे, पोजीशन वेक्टर OQ हो गया Q का। तो P का पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखते हो, OP लिख रहे होते हैं, तो OP लिखा। कैसे लिखा जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप माइनस यहाँ पे लगा लो। तो अब आप क्या लिख रहे होंगे, OQ क्या की वैल्यू यहाँ पे रखो, माइनस OP की वैल्यू रख दो। तो OP की वैल्यू कितनी है वो देखिए, OP की वैल्यू है x2 आई प्लस y2j प्लस z2 के, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होगी OQ की। OP की वैल्यू लिखो x1 आई y1j प्लस z1 के। अब समझो, अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर में एक रूल होता है, अगर x2i और x1i को देखें तो हमारा x2i लिखा है माइनस x1i लिखा है बच्चे, प्लस y2j लिखा है माइनस y1j लिखा है, प्लस z2 के लिखा हुआ है और माइनस का z1 के लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे होंगे, i के साथ में कॉमन ले लीजिए, किस क्या बचेगा आपको, i कॉमन लेने के बाद x2 माइनस x1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, y2 माइनस y1 बच जाएगा, और क्या साथ में j आएगा, प्लस z2 माइनस z1, और साथ में क्या k आ जाएगा। तो आप इस तरह से किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन होगी बच्चे, उसका आप वेक्टर फॉर्म में वैल्यू इस तरह से लिख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या सिखाया आपको, दो पॉइंट से बन करके जो भी आपका लाइन सेगमेंट हुआ उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अभी आपके एनसीईआरटी में बच्चे इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, उसको भी देख लेते हैं। ध्यान देना, मैंने PQ अगर लिखा है, बस इसी पे सारा खेल है। PQ अगर लिख रहे हो बच्चे तो आप क्या करें, Q से P को सबट्रैक्ट करें। अगर मैं MN लिखूं तो क्या लिखना होगा बच्चे, एन वेक्टर का क्या,
n पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस m पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब आप लिख रहे होंगे ओ एन वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, है ना। आप यही तो लिखेंगे यार, एम एन लिखा गया है। तो इस तरह से हम चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं जरा ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी बुक में है। टेन पॉइंट टू, अच्छा मैं पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट किया। आपके एक्सरसाइज में बच्चे मिला है क्वेश्चन नंबर 13 है, बट उसने पूछा तो आगे और जाके है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, या 5 देख लेते, चलो क्वेश्चन नंबर 5। आपकी ये एक्सरसाइज 10.2 है बच्चे। जितना बताया जाए पहले उतना देखिए, बाकी बात बाद में कर लेंगे। 10.5 क्वेश्चन नंबर 5 मिला, 10.2 है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। कहना फाइंड द स्केलर इन वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1, यानी इनिशियल पॉइंट एक है 2,1, और नेक्स्ट पॉइंट हमें कहीं गिवन है, उसके बारे में सोचो कितना है वो, -5,7, ठीक है। तो अगर इसको हम a बोल दें, उसको b बोल दें, तो अगर मैं वेक्टर ए बी ले लूँ, उसने कहा है ना इनिशियल ये फाइनल ये, तो बच्चे वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, इनिशियल पहले लिखते हैं फाइनल बाद में लिखते हैं। तो वेक्टर ए बी हमें पता करना है। वेक्टर ए बी कैसे आता है, आई प्लस जे प्लस के, ऐसे लिखा। अगर मैं इसको x1 y1 बोलूँ, यहाँ पे x1 y1 तक ही आपका फार्मूला है, तो आप x1 y1 तक रखिए, z1 की वैल्यू यहाँ 0 होगी, है ना। तो x1 y1 है और x2 y2 है, तो आप x से x सब्ट्रैक्ट करो। ध्यान रखना फाइनल से इनिशियल करना। तो हम इसको क्या लिख रहे होंगे, एक्चुअली मैं ए बी को लिख रहा हूँ ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर लिख रहा हूँ, है ना। तो आप इस तरह से लिखेंगे। अच्छा ओ बी वैक्टर क्या आएगा, आपको जो पॉइंट दिया है उसको सोचो, ये बी पॉइंट है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख रहे होंगे, -5i प्लस का 7j प्लस का 7j। आप इस तरह से लिखेंगे। ओ ए वैक्टर कैसे लिखेंगे बच्चे, डिटेल में करने का मेथड में बता रहा हूँ। ओ ए वैक्टर आप लिख रहे होंगे 2i और कितना +j, इस तरह से आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब समझो, आप जब ए बी लिख रहे होंगे तो आपको वेक्टर ए बी कैसे मिलेगा, ओ बी की वैल्यू रखो माइनस ओ ए की वैल्यू रखो। तो आप यहाँ पे पहले वही करो, अभी डिटेल में करते, बाद में शॉर्ट में बताएंगे। मेथड शॉर्ट का था जो मैंने यहाँ पे लिखा था। सो वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, फाइनल वेक्टर के फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर। तो ओ बी की वैल्यू आप रख रहे होंगे कितनी है, -5i प्लस 7j माइनस 2i प्लस j, आपने ऐसे रखा। अब क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आई वाले टर्म्स को आप इकट्ठे रख रहे होंगे। तो जो लाइन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा था उसको आप देखो, -5 करेंगे आप, और ये क्या माइनस दूसरा आई की वैल्यू कितनी है 2 है, आई के साथ में जो बैठा है, ठीक है, प्लस इसमें जे के साथ क्या बैठा वो लिखेंगे, 7 है, माइनस करना है, माइनस करो, उसमें जे के साथ क्या है कुछ नहीं, तो 1 तो हो गई। तो इस तरह से मुझे वेक्टर जो मिला फाइनल ए बी वैक्टर ये आ गया आपका, -2 -5 -2 माइनस का 7i, 7 - 1 6j। तो आपको इस तरह से बच्चे ए बी वैक्टर अभी मिला है। अभी ए बी वैक्टर हमें मिला जो हम निकालना सीख चुके हैं। उसने पूछा क्या है वो थोड़ा देखते हैं, वो हम लोग पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक है। अभी 6 नंबर में जो चीज़ बाकी है वो हम बता देंगे। 5 में है, क्या पूछा उसने कहा स्केलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, कंपोनेंट आप जान चुके हो। वैसे स्केलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, आई जे के साथ में जो लिखा है बच्चे वो स्केलर कंपोनेंट हो गए, और आई का पूरा टर्म लिख देना या जे का पूरा टर्म लिख देना वो क्या हो गया, वेक्टर कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ स्केलर कंपोनेंट, तो आप क्या कर दें, आई के साथ में कितना लिखा -7, तो आपका हो गया माइनस का 7। जे के साथ कितना लिखा बच्चे 6 लिखा है, तो हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। अगर अब मैं वेक्टर कंपोनेंट की बात करूं, वेक्टर कंपोनेंट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा पूरा लिख दीजिए। कैसा लिखा, -7i, तो -7i लिख दो यहाँ पे,
कॉमा लगा के दूसरा है क्या 6j, तो आप यहाँ पे 6j लिख देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से चीज़ें आप लिख रहे होंगे। तो ये आपका वेक्टर कंपोनेंट कैसे आता है, स्केलर कंपोनेंट कैसे आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं अब। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट से कैसे वेक्टर बनता है वो हमने सीखा। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट को ज्वाइन करके वेक्टर कैसे बनाया वो आपने सीख लिया, यानी कि ये चीज़ है, वेक्टर क्या आया, ये रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है किसी वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी वेक्टर में अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करूं उसका मतलब क्या हो गया। सपोज करो ये एक वेक्टर बच्चे है, मैंने ए वेक्टर लिखा, आपका मन है ए इतना नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा छोटा लेना है, मतलब आपको वेक्टर बनाना है ए के डायरेक्शन में ही बनाना है। तो उसका अगर आप चाहते हो कितना पूरा पार्ट ना लें, उसका आधा पार्ट लेना, तो मैं वेक्टर ए ना लेकर के अभी जो लिखा पूरा वेक्टर ए लिखा। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए की डायरेक्शन वही रखना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड का पार्ट कम कर देना। यानी कि अभी लोगों लेंथ अगर वो 4 किलोमीटर तक फैला है तो उसका आधा करना 2 किलोमीटर तक रह जाएगा। तो एक्चुअली अब मुझे वेक्टर a/2 अगर बनाना पड़े तो मैं उसको कैसे बना रहा हूँगा, इसी पूरी डायरेक्शन में आप बनाइएगा ऐसे, ठीक है। और लेंथ कितनी कर दें, जस्ट हाफ कर दें। सपोज करो ये हाफ हो गई होगी, तो ये बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर a/2 को, ठीक है। तो इस तरह से इसका मीनिंग होता है। तो अगर मैं कहूँ यहीं पे कि इस 2a करके बना के दिखाओ, तो वेक्टर 2a कितना हो गया, जो a वेक्टर है उसको आप क्या कर दें, डबल कर दें। सपोज करो ये इतना है तो डबल कितना, कुछ इस तरह से इसका 2 गुना ऐसे मान लो, है ना। आप ये सपोज करें कि 2a ही वेक्टर मैंने बनाया है, क्लियर है। तो किसी वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डायरेक्शन वही रखते हुए उसकी लेंथ को यानी मैग्नीट्यूड को डबल करना, आधा करना, 5 टाइम्स करना, 1/5 करना। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे कहा गया, ठीक है। डायरेक्शन बस वो इनिशियल वेक्टर की ही होती है। डायरेक्शन किसकी होती है बच्चे, इनिशियल वेक्टर की होती है। अब पता करते यूनिट वेक्टर निकालते कैसे, एक्चुअली हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, है ना। फिर से आते हैं। अभी मैंने कहा ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन है, सबको पता है। ये पॉइंट पी है जिसको मैंने क्या लिखा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये बन गया का क्या, ओपी वेक्टर बन गया, ठीक है। और अगर मैं ओपी वेक्टर को लिखने को बोलूँ तो आप ओपी वेक्टर को क्या लिख रहे होगे, ओपी वेक्टर को लिख रहे होगे एक्स वाई जेड पॉइंट, तो एक्स के साथ आई कंपोनेंट, वाई के साथ में जे कंपोनेंट और के, है ना, यानी जेड। इस तरह से आप लिखते हैं वेक्टर ओपी को। अभी हमने यही सीखा है किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि वेक्टर नहीं, अब बस इतनी लेंथ पता चल जाए हमें, कितनी, ये कितनी लेंथ है ये पता चल जाए। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पी और ओ के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं एक तरह से। तो कितना लेंथ है वो निकालना, मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। आपने क्लास 11th में डिस्टेंस फार्मूला यूज करा था, उसको क्या बोल रहे थे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, और किसके अंदर, इनसाइड रूट करते थे पूरी कैलकुलेशन को। तो आप यहाँ पे वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, x - 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, z - 0 का स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बच्चों ये जो आया पूरा मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर ओपी का। तो अगर केवल मैं ओपी लिख रहा हूँ तो ओपी डिस्टेंस ही हो गई। आप इसको देखो कैसे कैसे लिखते हो, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख दो, पैरेलल लाइंस के बीच में बना दो, ओपी मैग्नीट्यूड में निकाल लो, ठीक है। ये मैंने इस तरह से निकाला। तो किसी वेक्टर में अगर आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करें, आई जे के साथ जो बैठा है कंपोनेंट हैं जो साथ में, उन्हीं के स्क्वायर का सम करके उसका क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट निकाल लो। उन्हीं का स्क्वायर करके सम करके उसका क्या निकालो, स्क्वायर रूट। सपोज करो क्वेश्चन होता फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो कि वैल्यू है 3i
4j प्लस 5k। 3i प्लस 4j प्लस 5k हमें एक वेक्टर गिवन है और उसका क्या निकालना, मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करें, मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखें, या तो ए ही लिख दें, नहीं तो जो कन्वेंशन है वो क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से हम लोग उसको लिख रहे होते हैं, ठीक है। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे आता, आई के साथ कितना 3 है, वाई के साथ कितना है 4 है, जे के साथ कितना है हमारा 5 है। आई के साथ जो भी है उसका स्क्वायर करो, वाई के साथ जो भी है, जे के साथ जो भी है वो उसका स्क्वायर करो, के साथ जो उसका स्क्वायर करो, सबको ऐड करो और क्या ले लो, स्क्वायर रूट। मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करो, सबको ऐड करो और क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट निकाल लो। तो ये आ रहा 25 यानी कि 5√2 आ गया। और चूंकि मैग्नीट्यूड है तो कुछ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जैसा कुछ पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे, इतने यूनिट लिख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चे। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला वो हमें पता चल गया। अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं, क्या पता करना। यहाँ पे तो हमने लोगों ने क्या पता किया, मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे, कैसे निकलेगा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर ए है बच्चे, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करते हो, उस वेक्टर को लिखो। वेक्टर सपोज करो ए है तो मैंने ए वेक्टर लिखा और डिवाइड किससे करते हैं, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये तो हम सीख चुके हैं अभी जस्ट, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखो आई जे के कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके सम करते हैं, फिर क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अगर मैं यही कहूँ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया है, अब क्या निकालो, इसका यूनिट वेक्टर है निकालो। तो आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे होंगे ऑफ वेक्टर ए, है ना। तो कैसे लिखते हैं, ए कैप लिखते हैं कि नहीं। तो ए कैप जब लिखते हैं इस तरह से हो गया यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकलता कैसे, वेक्टर ही पूरा लिख दो और डिवाइड किससे कर दो आप, उसके मैग्नीट्यूड से। तो क्या आप ये चीज़ें निकाल चुके हो, बिल्कुल निकाल चुके हैं। वेक्टर ए कहाँ रहा, ये रहा 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो आप 3ij लिखें, 4j लिखें प्लस 5k लिखें और इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके, कितना आ चुका है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5√2 है। तो आप 5√2 से इसे डिवाइड कर देना, ठीक है। 5√2 से इसे क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर पता चल गया। तो आपने क्या निकालना सीख लिया, अब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आसान हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको समझाने के लिए, या चलो किसी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6 है बच्चे। अच्छा, उसने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ, चलो अभी 6 ना करके और थोड़ा सा आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है तो आपका 2 और 1 भी कहीं होगा। अच्छा, वो उसमें दिए होंगे, एक्सरसाइज के पहले होंगे वो। चलिए एग्जाम्पल नंबर पहले 5 कर लें, कोई भी कर लो, कोई इशू नहीं। चलो 7 देखते पहले, जो मिल जा रहा वो पहले देख लो। एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बच्चे निकालना क्या है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अच्छा, वेक्टर ए हमें गिवन है, 2i है, प्लस का 3j है, प्लस का k है। एग्जाम्पल का बच्चे 7 नंबर है, नहीं 6 है। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2 3k, ये हो गया 6, नीचे वाला है। ठीक है, हो जाएगा। तो हमें करना क्या बच्चे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या कर रहे होंगे, वेक्टर ए आप लिखें इस तरह से ए कैप, फिर आप क्या करें, वेक्टर लिखें ऐसे और डिवाइड बाई कर दें उसके मैग्नीट्यूड से। आप ये फार्मूला आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो वेक्टर जैसा है वैसा लिखा रहने दो, 2i प्लस 3j प्लस k, और बच्चे डिवाइड में क्या लिखना होगा, आई जे के साथ जो बैठे हैं उनके स्क्वायर का सम। आई के साथ क्या बैठा, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, रूट लगा दो। ये कैलकुलेशन आप ओरल कर सकते हो तो ओरल भी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। 2i प्लस 3j प्लस के, जितना फास्ट कर सको उतने फास्ट कर लो, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस 1 कितना 10, 10 प्लस 4 कितना 14, तो 14 आ गया रूट में। अब रेशनलाइज करना या नहीं करना कोई वो नहीं है, तो हम इतना ही छोड़ दे रहे हैं, यहाँ से आपका इतने यूनिट नहीं। अच्छा, वेक्टर पूछा, वेक्टर के फॉर्म में है तो आपका इस तरह से वेक्टर ए आ जाएगा। सॉरी, यूनिट वेक्टर है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ए कैप लिखा जाता है, ये वाला।
तो आप ए कैप को ऐसे भी लिख सकते हो 1/√14 ऐसे बाहर लिख लो, और आगे आप इस तरह से चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप सारे टर्म में जाके डिवाइड कर दो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे इसको छोड़ दूँ रहा। आंसर एक बार देख लो, बस सही होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सारे टर्म में डिवाइड किया, 2 के अपॉन में √14, 3 के अपॉन में √14 और के अपॉन में √14 लिखा। कोई जरूरत नहीं हमें आंसर ऐसा लाना नहीं, कोई वो नहीं कहा इसने। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे आपका एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपका, अच्छा 7 में थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के बोला है। अभी हमने 6 में क्या निकाला था, इसमें हमने ये निकाला था कि कोई वेक्टर है ए, उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। तो उसी की डायरेक्शन में आप क्यों ना फिर इसी की डायरेक्शन, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर ही निकालो, सीधे सीधे आंसर आपका हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि उसी की डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर जो 7 में है उसकी बात अब करनी है। कह रहा कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए i-2j हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। कोई वेक्टर मतलब बी है, वेक्टर बी बनता है कैसे, मैग्नीट्यूड पता हो उसका और इनटू में क्या करें उसकी डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे तो बनता है वेक्टर कोई। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे, वो हमें पता नहीं है क्या, बिल्कुल पता है, 7 यूनिट लिखा है ना, तो आप 7 यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, डायरेक्शन कैसे आएगी, ये किस डायरेक्शन में है, हमें पता है कि एक वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो पहले वेक्टर ए देखो क्या है, वेक्टर ए आपका लिखा हुआ है i-2j। तो आप i-2j लिखें और उससे क्या पता करो, उसकी डायरेक्शन पता करो, क्योंकि उसी डायरेक्शन में तो इसको लिखना है। जो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी वही डायरेक्शन की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। डायरेक्शन कैसे आती है बच्चे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल करके। तो आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी ए कैप निकाल रहे हैं, तो आप क्या लिखें, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। वेक्टर कितना है, i-2j है, अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है, i के कंपोनेंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा, प्लस जे के साथ कितना -2 है बच्चे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, तो आ गया √5। तो आपको फाइनली क्या मिल गया, i-2j अपॉन में √5। ये बच्चे आ गया ए कैप, यानी यही क्या है बच्चे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी भी है। तो बी की डायरेक्शन क्या है, आप यहाँ पे एक्चुअली लिख रहे होंगे ए कैप, 7 इंटू में ए कैप की वैल्यू रख दो, कितनी आई, i-2j अपॉन में √5। ठीक है, तो आप 7 के साथ √5 को आगे लेना चाहो ले लो इस तरह से, और बाकी ऐसे ही बना रहने तो कोई इशू नहीं है। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल नंबर 7। वेक्टर बी हमने माना था जो निकालना था, वही आपका आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से बच्चे इसका आंसर आ रहा होगा, बाकी वही काम कि अलग अलग डिवाइड करता है तो आप भी कर दो, नहीं तो आप छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा और चीज़ें जानते हैं। अभी हम लोगों ने इक्वल वेक्टर देखा था किस तरह से होता है, तो फिर से एक बार इक्वल वेक्टर के बारे में और अच्छे से बात करते हैं। अब इक्वल वेक्टर, अभी जो वेक्टर थे ए बी के बारे में अगर देखो तो ये इक्वल वेक्टर जैसे नहीं, इक्वल वेक्टर में क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ए और बी में हमने ये देखा कि ए की डायरेक्शन में बी वेक्टर को पता करना, लेकिन बी का मैग्नीट्यूड अलग था, ए का मैग्नीट्यूड अलग था, तभी तो हमने उनके मैग्नीट्यूड निकाल निकाल के यूनिट वेक्टर निकाला ना। तो वो इस तरह से नहीं, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सबके मैग्नीट्यूड अलग है। आप बी को देख रहे हो तो वो इस मैग्नीट्यूड से आ रहा है, ए आपका ये मैग्नीट्यूड था, तो वो अलग वेक्टर है बच्चे, सेम वेक्टर नहीं है। अब हम लोग बात करें इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, डायरेक्शन भी सेम हो बच्चे और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो अगर डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि एक ही डायरेक्शन में होंगे और लाइक वेक्टर भी होंगे, है ना। मैग्नीट्यूड सेम हो गया, यानी दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो इसका मतलब फिर तो पूरा पूरा ये हो गया कि अगर हमने ऐसे लिख दिया, आई के साथ में यहाँ पे एक्स बिठा दिया, इसमें वाई को बिठा दिया जे के साथ में, और इधर क्या बिठा दिया, जेड बिठा दिया के साथ में। मतलब मैंने ऐसे किसी तरह से कोई वेक्टर लिखने की कोशिश करी, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर अगर मैं बी लिख देता हूँ, सपोज करो आई के साथ जे के साथ, वहाँ भी कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, लिख लेते हैं। क्या लिख दूँ यहाँ पे, MNP, मैंने ऐसे रख दिया। अब अगर किसी तरह से कोई ये कह रहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल वेक्टर हैं, ये बच्चे तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनमें सेम डायरेक्शन हो,
यानी कि जितना एक्स एक्सिस पर यहाँ पे चलो उतना ही एक्स एक्सिस पर यहाँ पर चलो, जितना जे पर ये चला है जिस डायरेक्शन में उतना ही जे एक्सिस पर ये भी चलना पड़ेगा, उतना ही के एक्सिस पर भी चलना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको वो वेक्टर सेम वेक्टर नजर आएगा, यानी सेम पॉइंट पर आप तभी तो पहुंचोगे, क्योंकि सेम पॉइंट होना भी कंपलसरी है यहाँ पे, है ना। इक्वल वेक्टर्स हैं, इसका मतलब वो दोनों सेम पॉइंट पर भी पहुंच रहे होंगे, अगर मैं उसकी लाइन ऑफ पोजीशन जो बताई थी सपोर्ट लाइन वो सेम करके हम लोग काम करें। बट ऐसा यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो थोड़ा सा आप ऐसे समझ के काम कर सकते हो कि यहाँ पे आई के साथ जो बैठ रहा है वहाँ पे जो आई के साथ बैठ रहा है, जे के साथ जो बैठ रहा है, सभी चीज़ें इक्वल हो। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू बच्चे एम हो, वाई इक्वल टू आपका एन हो, और जेड इक्वल टू कितना हो, पी हो, तभी आप कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल हों। नेगेटिव है, एक प्लस में है तब भी नहीं काम करेगा, सेम साइन में भी आना चाहिए सभी को, ठीक है। तो इसी पर बेस एक क्वेश्चन आपके उसमें दिया है एग्जाम्पल में, उसको जरा कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, 4 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इस प्रकार से वेक्टर ए आपको गिवन है एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के, ये गिवन है। और दूसरा क्या आपको कह रहा है कि एंड ए नहीं, दूसरा वेक्टर बी गिवन है 2i प्लस वाई जे प्लस के, इस तरह से हमें दिया। कह रहा है आर इक्वल देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अगर ये दोनों बच्चे इक्वल हैं तो इनको जब इक्वल कर रहे होगे तो इसमें आई का कंपोनेंट और इसमें आई का कंपोनेंट इक्वल होगा, तो ऑन कंपेयरिंग दिस टू वेक्टर्स, जैसे इन दोनों वेक्टर को कंपेयर करोगे तो उसमें देखो आई के साथ क्या बैठा बच्चे, एक्स बैठा है, तो उसमें आई की वैल्यू साथ बैठने वाला एक्स है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट एक्स इक्वल टू कितना 2, वाई इक्वल टू कितना, इसमें 2 इक्वल टू वाई कहो या वाई इक्वल टू 2 कह दो, ठीक है। इसमें क्या जेड इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो होते ही, तो जेड इक्वल टू 1। इस तरह से बच्चे कंपेयर करके हमने कुछ वैल्यू निकाल ली है। आई होप ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, कोई इशू तो नहीं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बाई क्वेश्चन हम लोग देखते जा रहे हैं, आसान है सारे, बस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो इस तरह से कभी कोई इक्वल वेक्टर अगर गिवन हो तो आप वहाँ से चीज़ें ऐसे निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 5 जरा देखो। लेट ए इक्वल टू इतना है और बी इक्वल टू भी गिवन है, वेक्टर ए कह रहा वेक्टर बी, क्या ऐसा है, अगर हैं तो क्या ए और बी इक्वल वेक्टर हैं। चलो देखते हैं, वेक्टर ए आपको क्या दिया है, आई प्लस 2j, एन वेक्टर बी 2i प्लस j। पहले तो पूछ रहा है क्या इनके मैग्नीट्यूड इक्वल, देखो उसने ऐसे लिखा ना, वेक्टर ए 2 पैरेलल लाइन के बीच में, वेक्टर बी 2 पैरेलल लाइन के बीच में लिखा ना, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो पहले मैं पता करता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसमें आई के साथ कितना 1 है, उसमें जे के साथ कितना 2 है, तो 1 है 2 है, स्क्वायर करो दोनों का, रूट लगाओ ऐड करने के बाद, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 प्लस 4 कितना √5 आ गया। अब बात करते हैं वेक्टर बी के लिए, वहाँ भी वही चीज़ हो जाएगी, पहले 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाद में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले 2 है फिर 1 आ रहा है, तो कितना आएगा फाइनली √5 आएगा। तो यस, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी लेंथ तो सेम है। सो हियर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड आपस में कैसे इक्वल है, सो यस हो गया, है ना, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। लेकिन आगे कह रहा क्या दोनों इक्वल वेक्टर हैं, नो, फॉर इक्वलिटी टू चेक इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर्स हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट को इक्वल करेंगे। उसमें बच्चे आई के साथ क्या बैठा 1 है, आईज कंपोनेंट, हम क्या निकाल रहे हैं, आईज कंपोनेंट, है ना। केवल एक कंपोनेंट भी अगर गड़बड़ हो गया तो फिर इक्वल हो ही नहीं सकता वो। इसमें आई के साथ कितना 1 है, उसमें कितना है 2, क्या बच्चे 1 और 2 आपस में इक्वल होते हैं, तो आप कहोगे नो, सो ट्रू नहीं है। अगर बाई चांस आई इक्वल टू जे चल भी जाता तो फिर हम आई इक्वल टू इसमें उसमें आई इक्वल टू चल भी जाता तो फिर जे के कंपोनेंट इक्वल कर रहे होते, वो भी चल जाता, सेम होता, सेम साइन में भी होता, सेम वैल्यू के साथ, तब कहते यस दे आर इक्वल वेक्टर, सो नॉट इक्वल वेक्टर, है ना, नॉट इक्वल वेक्टर। तो बात समझ में आ रही, इसका मतलब आप ऐसे ग्राफिकली अगर देखना चाहो तो कोई वेक्टर एक इधर को ऐसे गया है
दूसरा वेक्टर उतना ही लंबा है लेकिन इधर ऐसे चला गया, डायरेक्शन की अलग अलग है, तो ये वेक्टर ए रहा होगा, ये वेक्टर बी रहा होगा, लेंथ बराबर, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है तभी तो लेंथ बराबर होगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं थी। तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पे करी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, शायद 4 था, नहीं 5 था। तो एग्जाम्पल आपके 4, 5, 6 हो चुके हैं। 8 पर आए। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा, दो वेक्टर बच्चे, उनका सम कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, आपको वेक्टर ए गिवन है, लिखिए इसमें बड़े आराम से। वेक्टर ए कितना, 2i प्लस 2j माइनस 5k। वेक्टर बी कितना गिवन है, 2i प्लस j प्लस 3k गिवन है। तो सम करने के लिए वेक्टर a प्लस बी करो। प्रॉपर्टी होती है बच्चे कि अगर किन्हीं दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो तो आप क्या करो, उनके कंपोनेंट वाइज ऐड कर लो। मतलब i वाले के i कंपोनेंट ऐड करो, तो आप ऐड करके दोनों वेक्टर पहले तो लिखेंगे बच्चे। यहाँ पे आप क्या करो, वेक्टर a की वैल्यू पूरी लिखना प्लस वेक्टर b की वैल्यू पूरी लिखना, इस तरह से लिख ली होगी आपने। फिर क्या करो, यहीं पे देखो i के साथ i वाले कंपोनेंट ऐड करो। इसमें कितना है, 2 और 2 दोनों है तो 2 + 2 हो जाएगा, सेम साइन में है, कोई इशू नहीं। प्लस j के साथ, बट आपको पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चे, है ना, हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। यहाँ पे कितना 2 है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 2 + 1 हो जाएगा। k के साथ देखना, साइन के साथ देखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का 5 है और वहाँ पे कितना है, प्लस का 3। अब जो सॉल्व करने पे आएगा वही वेक्टर आपका a प्लस बी का सम रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करो वेक्टर सी हो गया सम, है ना, इनके सम को मैं वेक्टर क्या बोल दूँ, सी बोल दूँ। तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या आ रहा होगा, यहाँ पे 2 + 2 यानी 4i आ गया, 2 + 1 3j हो गया, और 5 माइनस का प्लस का 2 यानी माइनस का 3 दे, सॉरी माइनस का 2 दे देगा और k दे देगा। ये आपको इतना मिल गया। अब जब ये आपको मिल गया है तो आपको क्या करना, क्या है, उसी वेक्टर का क्या निकालना बच्चे, मैग्नीट्यूड मतलब पता करना है, या यूनिट वेक्टर पता करना है। क्या लिखा था, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो इनका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ऑफ वेक्टर सी, तो मैं क्या लिखूंगा, इस तरह से पहला लाइन के बीच में लिखा जाता है कि नहीं। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें कैसे निकालते हो, आई के साथ कितना, जे के साथ कितना, के साथ कितना, उनको पता करो, उनके स्क्वायर करो, सम करो। तो पहले स्क्वायर सम करके रूट भी लेना होता है। तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे। शायद यही पूरी वैल्यू है, 4 3 - 2। फिर उनका क्या लें, स्क्वायर रूट। तो 4 3 5 का 25 देगा, यहाँ पे कितना होगा, 4 हो जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, और 29 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो रूट के अंदर ऐसे ही बना रहेगा, इतना ही छोड़ दिया। अब आगे क्या करना होगा, हमें तो निकालना यूनिट वेक्टर, तो सी कैप निकालना है एक्चुअली हमें। सी कैप कैसे आएगा, वेक्टर सी अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो वेक्टर सी कितना है, सी की वैल्यू कहाँ पे, ये रही। तो आप लिख रहे होंगे 4i प्लस का 3j माइनस का 2k एंड डिवाइड बाई सी के मैग्नीट्यूड यानी कि √29। तो ये आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल किया, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस है, बस आपको कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठना है। जो बात बोली जा रही है उसको बार बार लिखिए, सोचिए, और पॉज करके वीडियो, जैसे बोला जाए कोई फार्मूला टाइप की लाइन अगर आ रही, टैग लाइन जैसे होती है, तो उसको वीडियो पॉज करके एक बार अपने अंदर भी रिपीट करो, क्योंकि कंटिन्यूस यहाँ क्लास चलती रहती है ना। इस तरह से आपको अगर पढ़ना है तभी आपको ऑनलाइन में पढ़ने का और अच्छे से प्रॉफिट होगा। तो शायद हम लोगों ने एग्जाम्पल पूरे फिनिश कर लिए होंगे। अब कुछ चीज़ें और अभी आगे बढ़नी हैं, उनको जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। हालांकि आपकी एनसीईआरटी से बहुत पहले बोल देती है कि डायरेक्शन कोसाइन, आपकी एनसीईआरटी शायद यहीं से इस एक्सरसाइज का स्टार्ट कर देता है डायरेक्शन कोसाइन को। तो डायरेक्शन कोसाइन जानते कैसे पता करते हैं, तो फिर से वही बात कि आप बनाइए तुरंत। हम 2D में ही बच्चे दिखा देते हैं, तो 2D से 3D का फील आप ले लेना। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन किसका फुल फॉर्म होता है बच्चे, कॉस का फुल फॉर्म होता है। तो एक्चुअली मैं डायरेक्शन कॉस पता करना चाह रहा हूँ। और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हो बच्चे, एंगल से। तो हम पता करते हैं किसी पॉइंट को, यहाँ पे मान लो x, y, z। 3D लिख लिया है, चलो बना रहने दो। अगर लिख ही लिया है तो मैं 3D इसको बनाऊँ या 2D कर लूँ, अपने के समझने के लिए थोड़ा सा बस 2D बना रहने देते हैं। अगर कोई ये है पॉइंट, इसको ज्वाइन कर लो पहले ओरिजिन से, ऐसे ऊपर हो गया पॉइंट,
चलिए, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन इस तरह से दी गई कि अगर कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बने, तो ये एक्स एक्सिस उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल ऐसे मान लो बना रही है, ऐसे वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर बीटा एंगल बनाए, और अगर जेड एक्सिस होता, सपोज करो ये जेड एक्सिस है, तो उससे अगर वो गामा एंगल बनाए, कितना बनाए, गामा। तो ये जो एंगल्स हैं ये आपके क्या हैं, डायरेक्शन एंगल है। यहाँ पे उस लाइन के बच्चे क्या है, डायरेक्शन एंगल है। कौन है, अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा। इन्हीं एंगल के साथ कॉस थीटा लगाना, कॉस मतलब फुल फॉर्म क्या लगा दिया हमने, कोसाइन, सो डायरेक्शन कोसाइन मैंने लगा दिया बच्चे। सो डायरेक्शन कोसाइन वो क्या हो गए यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। जो डायरेक्शन एंगल बने हैं उन्हीं एंगल्स में मैंने क्या कर दिया है, अपना कोसाइन यानी कॉस लगा देने से क्या बन गया, डायरेक्शन एंगल से हमने निकाल लिया क्या, डायरेक्शन कोसाइन। अब और थोड़ा सही समझ लेते हैं। मैंने यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पर, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला जिसकी वैल्यू ऐसे दिख रही होगी आपको इस तरह से, ये लाइन है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, अल्फा एंगल है। तो अगर मैं कहूँ ये कितना है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आप कितना चलते हो, एक्स ही तो चलते हो, और ये कितनी है, इसकी लेंथ है। सपोज करो ये पी पॉइंट है, ये ओ है, तो मैं इसको अगर लिखूँ ओ पी, या इसको मैं आर लिख दूँ, लेंथ को कितना लिख दूँ, आर। और आर एक्चुअली है क्या, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। आर क्या बच्चे, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही तो है। तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, कैसे डिस्टेंस फार्मूला यूज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, याद है ना। दो पॉइंट अगर हैं उनमें से अगर एक ओरिजिन है तो उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर पॉइंट में मैं एक्स वाई जेड लिखूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ तो एक्स वाई जेड आ रहा होगा कि नहीं। और अगर एक्स वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक आप आर की वैल्यू लिख रहे होंगे। ये मैंने आपको बात करा दी है भाई, देखो कहाँ पर है, ये ओपी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला ही तो हमने यूज किया था, शायद अपने मिटा दिया था, उसके बाद आपको पता चल गया होगा। नहीं यहाँ पे नहीं, वहीं पे था बच्चे, डिस्टेंस फार्मूला बताया था x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो वहाँ से हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए एक पॉइंट अगर ओरिजिन है तो कैसे वो चीज़ इक्वल आती है हमने आपको बता रखा है, ठीक है। चलो, तो ये बात हम आपको करा चुके हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो एक्चुअली ये r जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को। और r है क्या, इसकी लेंथ है, यानी कि इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड बच्चे क्या है, वो r है, जो किसके इक्वल है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही तो हमने अभी आपको दिखाया था, बैक जा करके आप फिर से एक बार देख लेना उसको, ठीक है। तो फिर हम इसको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के तौर पे अगर लगाएं तो ये परपेंडिकुलर 90 हो गया, परपेंडिकुलर ये है, ये कितना है बच्चे, y है शायद। कितनी लेंथ है, आप एक्स एक्सेस ये चले, ये y चलते हो, पॉइंट में x चलो, यहाँ पे y चले, और ऐसे z भी चल रहे होंगे। फिलहाल हम अभी हटा देते हैं, केवल x के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो अगर मैं इसमें cos अल्फा लगाऊं तो आपको क्या मिलेगा, cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है, x है, हाइपोटेनस कितना है, r है। समझ गया ना। अगर मैं इस p पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो आप कह रहे होंगे वेक्टर OP कैसा दिख रहा होगा आपको, xi दिख रहा होगा, प्लस yj दिख रहा होगा, प्लस zk दिख रहा होगा। अगर मैं पॉइंट को x y z के फॉर्म में मानता हूं, यस z तक लिखा है मैंने, तो cos अल्फा की वैल्यू x/r आ गई। अच्छा, x कौन है, i के साथ बैठने वाला है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ i हो गया कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं x, और r क्या है बच्चे, r क्या है, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड। OP क्या है, P पॉइंट को ज्वाइन करना, या वो वेक्टर है, तो किसी वेक्टर के बारे में आपको पता होगा, उसी का मैग्नीट्यूड है। तो मैं इसे R वेक्टर भी लिख दूं, उसका मैग्नीट्यूड लिख दूं, तो cos अल्फा आपका इस तरह से यानी कि निकलता है। तो आपका पहला डायरेक्शन कोसाइन जो था वो आपका निकल आया। अगर मैं दूसरे डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ऐसे ड्रॉप किया, कलर चेंज करते हैं, वाइट ले लो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये बच्चे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, एंगल ये है, ठीक है। आपकी ये वैल्यू कितनी है, y एक्सिस पर है, तो कितनी वैल्यू इसे मानते हो, y मानते हैं ना, ठीक है। पॉइंट के यहाँ तक पहुँचने के लिए y चलना पड़ेगा ना, ये लेंथ जितनी उतनी ये लेंथ होगी,
बीटा मान लिया, वाई मान लिया, तो आपको ये एंगल बीटा के लिए काम करना है, तो इस बार क्या लगाएंगे, कॉस बीटा लगा रहे होंगे हम लोग, कॉस बीटा। कॉस बीटा, बीटा अगर एंगल ये, तो बेस क्या बना, ये वाला बना, कितनी वैल्यू उसकी वाई है, तो वाई अपॉन में आप क्या लिख रहे होंगे, हाइपोटेनस है ना, 90 इधर है इस बार, इसके सामने हाइपोटेनस ये हो गया, कितना आर हो गया, तो आप वाई अपॉन आर लिख रहे होंगे। वाई कौन है, जो जे के साथ बच्चे होता है उस वेक्टर में, तो यानी कि आप वाई लिखें और आर क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो आप आर वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरी बात आप समझ में आ रही होगी कि आप किस तरह से बच्चे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। बस आपको एक वेक्टर पता चल जाए, आप क्या करो, उनमें आई जे के साथ जो बैठे हैं वो पता कर लो, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर लो और बस आप निकाल लेंगे। तो मैं अगर आपसे सीधे 3D में अगर ले जाऊं, मैं कहूँ गामा के लिए ज़रा सोचो, तो क्या कॉस गामा के बारे में आप सोच सकते हो, वो कितना आएगा। कॉस गामा के बारे में डायरेक्ट सोचो, क्योंकि 3D में है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। वहाँ भी ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, वहाँ भी कॉस गामा लग रहा होता है, वहाँ पे आप बेस अपॉन हाइपोटेनस करते हो। उस केस में बेस की वैल्यू क्या है, जो पॉइंट में लिखा है होगा, लास्ट वाला कौन बचा, जेड। तो आप क्या लिख रहे होंगे, जेड अपॉन में मैग्नीट्यूड लिख रहे होंगे, मैग्नीट्यूड तो आर है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। आर वेक्टर लिख दो या ओपी वेक्टर लिख दो, एक ही बात है ना। तो इस तरह से बच्चे हम लोगों ने क्या सीखा, डायरेक्शन कोसाइन सीख लिए। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, यानी कि डायरेक्शन एंगल के साथ जो हम लोग क्या बना लेते हैं, कोसाइन लगा देते हैं। डायरेक्शन एंगल क्या है, किसी लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनते हैं वो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। उन डायरेक्शन एंगल में मैंने क्या लगा दिया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लगा दिया, तो क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइन बन गया। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, आप क्या करो, कोई वेक्टर बच्चे है, अगर ये यहाँ पे टारगेट करना है, कोई वेक्टर अगर आपको इस तरह से गिवन हो, तो उस वेक्टर में आई के साथ जो बैठा एक्स लिखो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेना, वो रहा आर, तो एक्स अपॉन आर आपका पहला डायरेक्शन कोसाइन आ गया। वाई अपॉन आर दूसरा डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस बीटा आ गया। तीसरा डायरेक्शन कोसाइन आपका जेड अपॉन में क्या आ गया, आर कॉस गामा आ गया। इन्हीं डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंटेड करते हम लोग शॉर्ट में एल से, एम से और एन से, यानी एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में लिखा जाता है। तो अगली हेडिंग आपकी आ रही है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल कॉमा एम कॉमा एन, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस रिजल्ट को याद करो, मैंने क्या बोला, कॉस अल्फा कितना है बच्चे, एक्स आई के साथ जो बैठा था और उसका क्या मैग्नीट्यूड, एक्स बाई आर। अच्छा, कॉस बीटा कितना था, वाई के जे के साथ जो बैठा था वाई था और क्या था, मैग्नीट्यूड आर। कॉस गामा कितना था, जेड के साथ जो था, वाई के साथ के साथ जो था तो जेड था बच्चे, है ना, के साथ जो था वो जेड था और उसका मैग्नीट्यूड कितना, आर। मैं क्या करता हूँ, तीनों इक्वेशन को ऑन स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग, तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा। ऑन स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लो, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। राइट हैंड साइड भी ऐड कर लो सारे, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब क्या मिल गया, ऊपर अगर देखें तो एक्स आर स्क्वायर, नीचे तो कॉमन है बच्चे, आर स्क्वायर लिख लो, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखूं तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या चीज़ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समझो। अगर मैं या तो नीचे में देखो, यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट की वैल्यू आपको बताई थी कि आर इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो बच्चों यहाँ से आर स्क्वायर क्या आएगा, आर की वैल्यू रूट में ये है, तो आर स्क्वायर क्या और रूट हटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूँ, आर स्क्वायर लिख दूँ और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के वैल्यू इक्वल हो रही है ना। तो ये आपका रिलेशन आ गया डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है। मैंने तो आपको बताया कि आप इसको एल बोलते हो, इसको एम बोलते हो और इसको एन बोलते हो, तो यानी ये क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर, इधर देख लो यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना, 1 हो गया। और इम्पॉर्टेंट नोट है बच्चे आपके लिए, जहाँ पे आज का लेक्चर का हम लोग एंड करना चाहेंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन के बीच में क्या रिलेशन मिला आपको पता चल गया, ठीक है।
तो इस तरह से चीज़ें हम लोगों ने फिनिश करी हैं। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। कोई डाउट हो तो बच्चे हमसे शेयर जरूर करेंगे आप लोग। तो ये एक्सरसाइज 10.2 में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आप लोग उनको जरूर करिएगा, ठीक है, आप लोग उनको करेंगे भी। तो हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। आज का लेक्चर 2 था, इस तरह से फिनिश हुआ। अभी तक बेस में हम लोग ही पूरी तरह से हैं, बहुत डिटेल में मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है जिन्होंने पढ़ रखा उनको बोरियत भी हो सकती है, क्योंकि बहुत डिटेल में मिल रहा है। फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें लगेंगी। बस कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठिए, नोट करते रहिए, क्योंकि वेक्टर है, इतना आसान भी नहीं होता है और होता भी बहुत आसान क्योंकि है। इसमें बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री या मैथ बड़ी नहीं लग रही है, छोटी चीज़ें लग रही हैं। यहीं से इसका स्टार्ट ही होता है एक तरह से। क्लास 11th या 12th में, किसी किसी बोर्ड में 11th में भी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी पढ़ लेते हो। लेकिन अलग बात यह है कि 10 से इसका कोई रिलेशन नहीं है, यहीं पे सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो बच्चे आप इसे अच्छा भी बना सकते हो, कोई बहुत चीज़ें बड़ी नहीं हो रही। जितना बताया जाए उसको बस अच्छे से करते रहिए, और करना ही आपको मैथ में सिखाएगा। आप केवल वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको मैथ नहीं आएगी। मैं बार बार आपको लगभग ये चीज़ बोलता हूँ, कॉपी पेन पेपर लेकर बैठ के पढ़ाई करिए, तभी चीज़ें आपके माइंड में टिकेंगी। नहीं तो जब तक आप वीडियो में हो तब तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो निकलने के बाद 2-3 दिन बाद सारी चीज़ें आपके माइंड से निकल जाएंगी, फिर आपको क्वेश्चन तोड़ने में दिक्कत होगी। और हमारा उद्देश्य इतना नहीं कि आपको क्वेश्चन आए, विद इन टाइम आपको क्वेश्चन आए, ताकि एग्जाम में आप मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सको, मैक्सिमम स्कोर कर सको। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए।